आखिर इस जनादेश का संदेश क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। 18वीं लोकसभा के लिए देश का जनादेश सामने आया। ईवीएम के परिणाम बता रहे हैं कि भारतीय जनता ने इस बार गठबंधन सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। 10 साल के बाद यह अवसर है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत का 272 नहीं मिला है, लेकिन मैं यहां पूर्ण विराम या फिर कॉमा इसलिए लगाना चाहूंगा क्योंकि अभी भी लगभग 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां रुझान है, लीडिंग है, काउंटिंग जारी है। ऐसे में फिलहाल यह कहना जल्दबाजी है, लेकिन गठबंधन की सरकार ही बनती दिख रही है। अभी तक के नतीजों के हिसाब से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी 272 का आंकड़ा नहीं छुपाई है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो 240-241 के आसपास है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ यह जनादेश काफी कुछ कह रहा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब राष्ट्रपति जिस भी सरकार को शपथ दिलाएगी वो देश को 5 साल चलाएगा और अपने एजेंडे पर आगे बढ़ाएगा। एनडीए को पहली नजर में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन विपक्ष भी सरकार बनाने के इशारे कर रहा है। ऐसे में गठबंधन जितना मजबूत रहेगा वही सरकार बनाएगा और चलाएगा। पार्टी कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी, दोनों के ही पास गठबंधन सरकार चलाने का पर्याप्त अनुभव है। इसी जनादेश ने यह भी बताया कि 2004 की तरह इस बार भी सारे के सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और विपक्ष ने एनडीए को टक्कर दी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हालांकि फासला बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस को कुल मिलाकर उतनी सीटें नहीं आई जितनी अकेली बीजेपी को आई, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी बहुमत से दूर है। इंतजार करना होगा, लेकिन जनादेश का संदेश क्या कहता है, आइए देखते हैं। 2024 के जनादेश ने लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को जश्न मनाने का मौका दिया। (543) सीटों की इस मतगणना ने भारतीय लोकतंत्र में नई इबारत लिख दी। जिसकी जीत हुई वो जीत का मंथन करेंगे, जिनकी हार हुई वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इन सब के बीच हर पार्टी के समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। दो 2024 में 18वीं लोकसभा की जो तस्वीर साफ हुई है वो कहती है कि 2024 में दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बना है और बहुमत हासिल कर चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। 2016 के मुकाबले कांग्रेस दोगुनी सीट हासिल कर पाई। यूपी से लेकर पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। क्षेत्रीय दलों की ताकत काफी मजबूत हुई है। अखिलेश, ममता, नीतीश, उद्धव, स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू सभी मजबूत हुए हैं। मोदी सरकार ग्राउंड की एंटी इनकम्बेंसी भांपने में नाकाम रही। दक्षिण भारत में बीजेपी नई सियासी जमीन बनाने में कामयाब रही है। एनडीए सरकार बनती दिख रही है, लेकिन उसके दो मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही रहेंगे। इन दोनों के ही भरोसे बीजेपी अपनी सरकार कायम रख सकती है। 2014 और 2019 के बाद 2024 में एक मजबूत संख्या बल के साथ मजबूत विपक्ष लोकसभा में बैठा दिखाई दे सकता है, जिसके बाद विपक्ष कह रहा है कि लड़ाई जनता बनाम मोदी की थी, जिसमें जीत जनता की हुई और लोकतंत्र की हुई। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। लड़ाई
संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आए। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बनाई। ओडिशा में बीजेपी ने 24 साल पुरानी राजनीति को बदल दिया, नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर बिठा दिया, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ वो सत्ता में बैठेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से हैट्रिक मारी तो वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटें राहुल ने अपने कब्जे में करके जीत दर्ज की, जिससे यूपी में एक बार फिर कांग्रेस का रिवाइवल हुआ और 2 लड़कों की जोड़ी पर लगा असफलता का दाग धुल गया। अब देखना होगा कि राहुल वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़ेंगे और उपचुनाव में क्या प्रियंका गांधी की सियासी पारी की शुरुआत हो सकती है। अब बारी है सरकार बनाने को लेकर आगे की रणनीति तय करने की, जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि 400 पार का नारा फेल हो गया है। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आमी खुशी मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी पायनी, उनी क्रेडिबिलिटी लॉस করেছেন। ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত, কারণ উনি বলেছিলেন इस बार 400 पार। खैर, प्रधानमंत्री मोदी कल कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। बीजेपी भी लगातार आगे की परिस्थितियों के लिए एनडीए के घटक दलों के साथ मीटिंग कर रही है। देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी हुई उत्तर प्रदेश के रुझान और नतीजों को देखकर। उत्तर प्रदेश में सियासत की एक नई कहानी लिखी गई, जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीत के हीरो रहे और उत्तर प्रदेश में झटका बीजेपी को लगा। 2014 और 2019 के चुनाव में यूपी ने बीजेपी को स्पष्ट सीटें दी थी, लेकिन इस बार यूपी में ही खेला हो गया, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी को पीछे धकेलने में कामयाब नजर आए। चार जून की सुबह 8 बजे से पहले जब तक ईवीएम नहीं खुले थे, तब तक ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार हाथ से निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश में साइकिल को पंजे का साथ मिला तो साइकिल की रफ्तार इस कदर तेज हो गई कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की किलेबंदी ही तोड़ दी गई। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई 50 से कम सीटों की कल्पना नहीं करता था, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 सीटें पार करने के लिए भी हांफा भरती रह गई और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब इतने बड़े रण में जीत हासिल हुई अखिलेश को, तो इसका जश्न तो बनता ही है। इसीलिए सपा मुख्यालय पर जमकर जश्न होता दिखा। अखिलेश ने इस रण में खुद को, अपनी रणनीति को सही साबित किया, बल्कि उनके भरोसे इस बार यूपी में कांग्रेस ने भी बाजी मारी और ज्यादा जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे यूपी की जनता को, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। उत्तर प्रदेश का जनादेश साफ साफ कहता क्या है, ये समझना
जरूरी है। बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। सपा कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी से ज्यादा अच्छा मैनेज किया। अखिलेश ने सपा को मुलायम सिंह वाले युग में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस का वोट सपा में और सपा का वोट कांग्रेस में डाइवर्ट हुआ। उत्तर प्रदेश से 6 मंत्री सीट बचाने में नाकामयाब रहे। मोदी योगी की जोड़ी पुराने करिश्मे को दोहरा नहीं पाई। हर बार कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, वो बिल्कुल सही है। इसीलिए इस बार दिल्ली में गठबंधन की सरकार है। रोड़े कम नहीं है, इसीलिए बीजेपी का रास्ता 272 की मंजिल से काफी पहले रोक दिया गया। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के तरीके ने भी काफी ज्यादा अंतर पैदा कर दिया। बीजेपी ने बड़ी बड़ी रैलियां और अभियान चलाए तो सपा और कांग्रेस ने स्थानीय समुदाय तक पहुंचकर अपनी बात रखी। नुक्कड़ रैलियों और छोटी छोटी जनसभाओं ने माहौल को बदल दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। ये सच है कि 2024 में यूपी का जनादेश 2 लड़कों की जोड़ी के नाम रहा, जिसकी रणनीति को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर को वो बूथ तक नहीं पहुंचा पाए, अपने घरों से नहीं निकाल पाए। शायद ये जीत का ओवर कॉन्फिडेंस था जो बीजेपी को 2024 के जनादेश में ले डूबा।